जी, असाइनमेंट 2 है जो कि हमने आप लोगों को दी थी, और अब हम चाहेंगे कि इसके क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा सके। तमाम जो सो दिस इज असाइनमेंट 2। तमाम लोगों को असाइनमेंट 2 विजिबल है, ये नजर आ रही है, या मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लूं ताकि ये और बड़ी हो जाए सर ठीक है ऐसे। सर और क्लियर है। ज्यादा बेहतर तरीके से आपको नजर आ सके। Okay, so if it is clear, it seems fine. Let me check the case की zooming कितनी है इसको. Okay, so let me do one thing. बाज़ लोगों का स्क्रीन छोटी होती है. अब देखें, अब और क्लियर है. यस सर। यस सर। अच्छा, एक चीज सबसे पहला क्वेश्चन है. क्वेश्चंस के बुनियादी तौर पर मैं पढ़ता जाऊंगा और क्वेश्चंस के हिंट आपको देता जाऊंगा. जहां जहां आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो या कोई सवाल हो तो आप हाथ खड़ा कीजिए और आपको उसका जवाब मिल जाएगा. आज लेक्चर के एंड पर क्विज भी है, ये तमाम लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ. थीटा ऑफ n रेज टू पावर n, ये टाइम कम्प्लेक्सिटी. सर आपका माइक ऑफ हुआ है। सर माइक ऑफ है आपका। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी, तो सबसे ज्यादा इस वक्त जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो है n रेस्ट पावर n की, और वो हम यहाँ पर लिखेंगे. उसके बाद जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो 3 रेस्ट पावर n है, और वो हम सेकंड नंबर पे लिखेंगे. उसके बाद जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो 2 रेस्ट पावर n होती है, n क्यूब होती है, फिर n स्क्वायर होती है, फिर n log n होती है. तो ये ऑलरेडी इन द ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर लिखे हुए हैं काफी हद तक. n रेस्ट टू पावर 0.1, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, या log n होल स्क्वायर की टाइम कम्प्लेक्सिटी ज्यादा है? इसमें आपका क्या जवाब है, कौन बताएगा? ये थोड़ा ट्रिकी है, और लास्ट क्लास में एक स्टूडेंट ने सवाल किया था एंड दैट वाज वेरी ट्रिकी. एंड हम इसको चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि हाउ वी कैन सॉल्व इट. एंड डेफिनेटली यू कैन आल्सो गिव योर सजेशंस while we solve it. So इसको हम एक्सेल फाइल पे ट्राई करते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है. अगर हम किसी चीज को ये मालूम करना चाहते हैं कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, तो n की वैल्यूज बड़ी और छोटी हम उसमें पुट करके चेक करेंगे ताकि हमें उसका जवाब मिल सके. तो यहाँ पर we put the values of n. ये log n होल स्क्वायर है. n की वैल्यू अगर 1 होगी तो हम चेक कर सकते हैं कि हाउ टू राइट इट. तो यहाँ पर पावर का फंक्शन मौजूद है. पावर पावर ऑफ, यहाँ पर हम लिख देंगे a2 कॉमा 0.1. तो n रेज़ टू पावर 0.1 का जवाब 1 आया है. और यहाँ पर if I write it log 10, तो log 10 के आगे हम यहाँ पर n, and what is the n? It is a2
मल्टीप्लाई बाय log 10 A2 और क्या जवाब आ रहा है? log of n is 0. ओके, अब हम 2, 3 यहाँ पर 10 को चेक करते हैं, फिर 100 को चेक करते हैं, फिर 1000 को चेक करते हैं। 10 को चेक करेंगे तो हमारा जवाब क्या आ रहा है? 10 पर 1.25 और यहाँ पर जवाब क्या आ रहा है? 1। उसके बाद 100 को चेक किया तो n raised to power 0.5 is 1.58 और log n whole square is 4। 1000 को चेक किया 1.995 and here it is 9। 10,000 को चेक किया तो यहाँ पर 2.511 है and here it is 16। यहाँ पर 2.511 है और यहाँ पर 16 है, राइट? अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल है कि इनमें से n रेज़ टू पावर 0.5 बड़ा है या log n होल स्क्वायर बड़ा है? कौन सा बड़ा है? आपके ख्याल में क्या जवाब होना चाहिए? मोहम्मद जुनेद। यस सर। सर log n स्क्वायर बड़ा है। log n स्क्वायर बड़ा है, बिल्कुल सही है। लेट्स सी, एनीवन एल्स? क्या हमें मजीद चेक करके नहीं देख लेना चाहिए? वैसे तो आम केसेस में इतना चेक करना काफी होता है, लेकिन ये बड़ा अजीब सा केस है क्योंकि कल एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछ लिया था कि सर आप तो कह रहे थे कि n रेज़ टू पावर 0.5 बड़ा है, लेकिन वो तो log n होल स्क्वायर बड़ा आ रहा है। सर ऐसा नहीं होना कि शुरू में बड़ा आ रहा हो फिर आगे जाके वो कम हो जाए। यस, इट्स ट्रू, ऐसा हो सकता है। तो हम ऐसा करते हैं, चेक करते हैं कि ये आगे जाके कम हो सकता है या वाकई नहीं होगा। 1 2 3 4 5, ये देखिए 3.16 एंड इट इज 25। अभी भी डिफरेंस ज्यादा है। यहाँ पर 3.98 एंड 36। ये 5 है और ये 49। तो अगर गौर करें तो ये बढ़ता तो जा रहा है भारत। आम केसेस में इतना चेक कर लेना काफी होता है, लेकिन इस केस में इट्स वॉज वेरी ट्रिकी। सो मैं उस स्टूडेंट के साथ चेक करता गया और काफी करता गया क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था। क्योंकि एक जमाने में जब हम यूएस में पढ़ रहे थे तो हमें इस तरह की असाइनमेंट्स मिलती थी और हम उसको सॉल्व करते थे, तो मुझे कुछ कुछ याद भी पड़ रहा था कि शायद मैंने उस जमाने में सॉल्व किया था और n रेज़ टू पावर 0.5 ही बड़ा आ रहा था, लेकिन ये कैसे हो गया कि ये छोटा आ रहा है? तो मैंने और चेक किया, ये 6 है और ये 64 है। डिफरेंस वाकई बहुत ज्यादा है, राइट? यस सर। यस सर। डिफरेंस बढ़ रहा है। अगर डिफरेंस कांस्टेंट भी हो तो हम कहेंगे, अगर हम डिफरेंस कांस्टेंट भी हो तो हम कह देते हैं दोनों बराबर है। डिफरेंस का मतलब है, लेट्स से मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, तो अगर मैं डिवाइड करूं तो मैं C2 डिवाइडेड बाय B2, 0.7 2.5, ये डिफरेंस भी बढ़ रहा है। यानी अगर ये कांस्टेंट होता तो मसला सॉल्व था। ये डिफरेंस बढ़ रहा है और कोई भी नॉर्मल कंडीशंस में कह सकता है कि यार ये n रेज़ टू पावर 0.5 1 छोटा है, लेकिन इसको और चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक चेक किया। अब ये देखिए 10 है, 100 है और डिफरेंस, अब ये देखो डिफरेंस 10.1 था, अब ये थोड़ा सा कम हुआ है। यस लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पे चेक करते हैं तो डिफरेंस और कम हुआ है। तो मैं 15 पे चेक करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 पे चेक किया तो डिफरेंस और कम हो रहा है। देखिए डिवाइड का आप कह सकते हैं कि फैक्टर और कम हो रहा है। अब मैं इसको 20 पे चेक करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 4 डिफरेंस और कम हो रहा है। लेकिन फिर भी गौर करें कि ये टर्म छोटी ही आ रही है, ऐसे ही है।
अब बजाय इसके एक्सेल में एक फायदा है कि अगर ये एक्सेल ना होता है तो आपको लग पता जाता, या अगर इस तरह की कोई चीज हमारे पास ना हो और हमें मैनुअली करना पड़े तो इट विल टेक आवर्स एंड आवर्स एंड प्रोबेबली वी विल एंड अप इन सेइंग log n whole square is bigger than n raised to the 0.1. लेकिन क्योंकि ये फैसिलिटी हमारे पास है तो हम और चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. ये बड़ा हो गया, यस पहली टर्म दूसरे से बड़ी हो गई, और अगर मैं 30 से और आगे जाता हूं 49 पे, देखिए बहुत बड़ा हो गया, ये टर्म बहुत बड़ी हो गई और ये बहुत छोटी हो गई। यानी आगे जाकर तो जब हम एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो वी ऑलवेज से द कंपैरिजन एट अ हायर वैल्यूज ऑफ n. एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कंपैरिजन ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एट अ हायर वैल्यूज ऑफ n. Comparison of time complexity at a higher values of n. This is called asymptotic time complexity. This is called asymptotic time complexity. Comparison at the higher values of n. तो इसलिए n की बहुत बड़ी वैल्यूज पर चेक करते हैं, वहां पर जो टर्म ज्यादा बड़ा परफॉर्म कर रही है, जिसकी ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी, that will be considered at the larger value. So here you can see that n raised to the power 0.1 is significantly larger than log n whole square. You got it? Yes, यस sir. सर Is significantly larger than log n whole square. You got it? Yes, sir. तो ये बात खत्म हो गई। n की कोई भी पावर होगी नॉर्मली वो log n होल स्क्वायर से ज्यादा पावरफुल होगी। अच्छा log n के बारे में देखते हैं। अगर मैं सिर्फ log n देखूं तो क्या log n और log n होल स्क्वायर ये बराबर होता है, या इसमें से कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा? सर लॉग एन होल स्क्वायर बड़ा होगा। चेक करें कर ले जी, कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, कौन बताएगा? रेज योर हैंड बिफोर यू स्पीक सर। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 9 है। यानी आप गौर करें कि ये 49 है, ये 24 है। सो सिग्निफिकेंटली log n होल स्क्वायर इज बिगर देन log n। ये बात सही है? Yes, यस sir. सर log n is significantly bigger than log n whole square. Okay, so coming back to the file, यहाँ पर वापस आते हैं, इसको देखते हैं log n whole square। अगर मैं ये कहता हूँ कि log n whole square, थीटा ऑफ log n whole square, यहाँ पर हमारे पास आते हैं तो n raised to power 0.1 log n whole square से बड़ा होगा, log n whole square log n से बड़ा होगा, और थीटा ऑफ 1 log n और थीटा 1 सबसे छोटा होगा। So log n is bigger than theta of 1। यहाँ तक सही है? Yes, sir. यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। थीटा ऑफ log n। ओके, अगर आपसे कहा जाए कि ये दो टर्म्स हैं, पहली टर्म और दूसरी टर्म में से कौन सी टर्म बड़ी है? अगर पहली दूसरी से बड़ी है so you write it greater. If the first term is lesser than second, you write it lesser. If both are equal, you write it equal. अगर दोनों बराबर हैं, you just write it equal. Okay? तो आप क्या करेंगे? आप इसका थीटा निकालेंगे। You will compute theta of this expression and the next expression. आप पहली एक्सप्रेशन और दूसरी एक्सप्रेशन का थीटा निकालेंगे और फिर देखेंगे कि अगर वो बराबर है तो यू राइट इक्वल, अगर पहली टर्म दूसरे से बड़ी है तो वो ग्रेटर, अदरवाइज लेसर। n रेज़ टू पावर 1/2 और n रेज़ टू पावर 1/4, इसमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है? पहली टर्म में से n रेज़ टू पावर 1/2 और n रेज़ टू पावर 1/4, इसमें बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है? जुनैद, यस। 1/2 पड़ा है, 1/4 छोटे। Yes. n raised to power 0.5 बड़ा है, n raised to power 1.4 छोटा है। सिंपल आंसर। log base 2n और log base 3n में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है?
log base 2n और log base 3n में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है? क्या जवाब होगा? Yes, anyone? मोहम्मद अदनान जफर भट्टी. Yes, sir. सर log base 2n greater है. Yes, log base 2n बड़ा है. अच्छा, okay. Anyone else? Anyone else? याद रखें, log base 2n का थीटा क्या है? थीटा ऑफ log n. log base 3n का थीटा क्या है? थीटा ऑफ log n. तो दोनों का थीटा log n है, इसलिए बेस मैटर नहीं करती. तो बोथ आर इक्वल. बोथ आर इक्वल. इसमें कोई सवाल है तो पूछ लीजिए. log base 2n, log base 3n, इन दोनों की बेस में इन दोनों के केस में log में बेस मैटर नहीं करती. तो बोथ आर इक्वल. यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिए. मोहम्मद अदनान जफर भट्टी. सर ये सॉल्व करके लिखना है या डायरेक्ट आंसर लिखना है उसका? इसका आप डायरेक्ट लिख सकते हैं. इसका आप सर डायरेक्ट लिख सकते हैं, बल्कि ऊपर वाले का भी डायरेक्ट. इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हैं. बिल्कुल सही. सर फर्स्ट क्वेश्चन की बात फर्स्ट क्वेश्चन में आप इसका सिंपली डायरेक्टली थीटा लिख दें, इसका भी डायरेक्ट थीटा लिख दें और आंसर लिख दें. दैट वुड बी फाइन. ओके. अगला सवाल है, log base 2n और log base 2n स्क्वायर, इसमें कौन सा बड़ा है? जुनेद. यस सर. log base 2n. log base 2n. ओके. log base 2n स्क्वायर बड़ा नहीं है आपका मतलब है. Anyone else? Anyone else? Osama. Yes sir. सर n स्क्वायर वाला बड़ा है. log n स्क्वायर बड़ा है. ओके. Anyone else? क्योंकि सर बेस मैटर नहीं कर रही इसलिए सर. यस, बेस तो मैटर नहीं करेगी. n स्क्वायर है इधर और इधर n है, तो log n का थीटा क्या होगा? log n का थीटा क्या होगा? log base 2n का थीटा क्या होगा? कोई बता सकते हैं? log base 2n का थीटा जो है, this will be equal to theta of n. log base 2n का जो थीटा है, that will be log n. यहां तक सही है? Yes, sir. log base 2n square. log base 2n square, this is actually equal to, if you apply log base 2n square, अगर आप log का थर्ड लॉ लगाएं तो ये जो n स्क्वायर है, इसका ये जो 2 है, बल्कि मैं इसको इधर नहीं इधर ही लिख देता हूँ ताकि आप कंफर्टेबल रहे. log base 2n स्क्वायर है, इसका ये जो 2 है, ये मैं log के पीछे लिख दूंगा यहाँ पर. तो दिस विल बी इक्वल Yes, टू sir. 2 मल्टीप्लाई बाय log ये सही है. Yes, sir. And this will be equal to 2 log n. ये जो 2 है, दिस इज c, और c मैटर नहीं करता.
ये वाला 2 भी मैटर नहीं करता, तो इसका थीटा क्या होगा? थीटा ऑफ log n। इस तरह से दोनों का थीटा बराबर है, इसका मतलब है बोथ आर, इसका क्या मतलब है? बोथ आर, जी जुनेद, Same. इक्वल। बोथ आर इक्वल। तो इसका जवाब सर होगा both are कोफिशिएंट equal। तो 2 है ना, कोफिशिएंट। यस सर, बिल्कुल ये 2 है यहाँ पर, बिल्कुल सही है सर लेकिन फिर इक्वल किस तरह हो गया? कोफिशिएंट के दोनों जी। बड़ा आपने वैलिड क्वेश्चन किया है, और ये चीज इक्वल कैसे हो गई? क्योंकि कोफिशिएंट तो 2 है। इसको समझने के दो तरीके हैं। नंबर 1, आप थीटा निकाल लें, और दोनों का थीटा क्योंकि सेम आ रहा है इसलिए आप कहेंगे दे आर इक्वल। इसका थीटा तो log n आ गया, ये तो निकालना आसान है। इसका थीटा आप कैसे निकालेंगे? इसका थीटा आप कैसे निकालेंगे? लेट्स से मैं ये कहता हूं कि एफ एन ये है और जी एन log n है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? C1 और C2, C1 C2 for all n greater than equal to n naught, n naught equals तो यहां पर हमारे पास n नॉट C1 की कौन सी वैल्यू ऐसी होगी जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर सके? ये इनइक्वालिटी है n नॉट C1 और C2 की कौन सी वैल्यू है? तो n नॉट की वैल्यू तो 1 है, C1 की वैल्यू क्या होगी? C1 की वैल्यू भी 1 ले लेते हैं, और C2 की वैल्यू क्या होगी? C2 की वैल्यू 2 होगी। इस तरह से अगर गौर किया जाए तो ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी है, C1 log base 2n is less than equal to 2 log base 2n is less than equal to C2 log base 2n n greater than equal to n naught, n naught equals 1, C1 is equal to 1, C2 is equal to 2। तो ये तीन वैल्यूज पर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब है 2 log base 2n belongs to log n। तो बाय डेफिनेशन, बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ थीटा, अगर कोई चीज ऐसे हम लिख सकते हैं, इसका मतलब है दिस एफ एन विच इज 2 log base 2n बिलोंग्स टू थीटा ऑफ, हेंस log 2 log belongs to, hence this belongs to theta of log n।
ये सही है जी, इसमें कोई एतराज तो नहीं किसी को? बिलोंग्स टू को मैंने वर्ड्स में लिख दिया है, सिंबल नहीं डाला, लेकिन इसका मैंने थीटा निकाला तो ये log n के बराबर आया। तो दोनों का थीटा log n आ रहा है, यानी log 2 n रेज़ टू पावर 2 का थीटा भी log n आ रहा है और log 2 n का थीटा भी log n आ रहा है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बोथ आर एक्चुअली, इसका मतलब ये है कि दोनों का थीटा सेम है, तो दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं। तो एक तो तरीका ये है, ये बात प्रूफ करने के लिए कि ये दोनों इक्वल हैं। यहां तक सही है? Yes, sir. एक तो तरीका ये है इस बात को प्रूफ करने के लिए कि ये दोनों इक्वल हैं और दिस इज द आंसर। ये यहां तक सही आ गया? Yes, sir. अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि हम इसको चेक कर लेते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये log 2n है और ये 2 into log 2n है। ये log 2n है और ये 2 into log 2n है। इन दोनों को हम एक्सेल फाइल पर चेक कर लेते हैं। क्या आपको एक्सेल फाइल नजर आ रही है? Yes, sir. तो हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर अगली शीट पे चले जाते हैं, यानी इसी को ले लेते हैं, इसको हम अगली शीट पे ले लेते हैं, यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। इसकी जगह पे हम लिख दे, इस एक्सप्रेशन को हम गायब भी कर देते हैं और हम यहाँ पर लिख देते हैं log n और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं log, ये हो जाएगा 2n, 2 log n, which is actually this and this will be this। यहाँ पर हम इसको log n ले रहे हैं, log इसकी बेस 10 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, दोनों की बेस 10 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, both will do the job। so let me do it। So number is a1, comma 2. This is a1, comma base 2. Log of 10, log of 2. So this is a2. This is a, so log of 2 is 1 और यहाँ पर हम आ जाते हैं और अगर 1 लिखते हैं तो ये 0 आएगा। यहाँ पर हम, और यहाँ पर हम इसी चीज को यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर a2 आ जाएगा और दिस इज रिपीटेड दिस, यहाँ पर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये हमारे पास ये चीज आ जाएगी। डिफरेंस जो है वो हमने इसको ऐसे लिख दिया, इसको हमने डिलीट कर दिया। यहाँ पर हमारे पास, अब हम यहाँ पर 10 लिखते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 10 की वैल्यू 3.32 है और यहाँ पर इसकी वैल्यू log बेस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की 6.64 है। अगर मैं यहाँ पर 20 लिखता हूँ तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 4.32 है, इसकी वैल्यू 1.69 है। अगर मैं यहाँ पर 100 लिखता हूँ तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 6.64 है और यहाँ पर इसकी वैल्यू दिस है। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6.64 है, यहाँ पर 13.28 है। यहाँ पर मैं 1000 लिखता हूँ तो इसकी वैल्यू 9.96 है, इसकी वैल्यू 9.93 है। यहाँ पर मैं 1024 लिखता हूँ, इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 20 है। 2048 लिखता हूँ, इसकी वैल्यू 11 है, इसकी 22 है। तो अब मैं इसकी फैक्टर को डिवाइड करता हूँ और चेक करता हूँ कि किसकी वैल्यू, so this is C2 divided by D2 is divided by 0 error, that's 5। यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2।
इसको अगर हम मजीद आगे लेके जाते हैं 10,000, सो दिस इज द आंसर। यहाँ पर आता है, so this is the answer 16.6 and 33.2 and so on. तो इसमें अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ये 1 लाख है और दिस इज 16.609 एंड दिस इज 33.21928 एंड इसकी जो डिवीजन है दैट इज 2। अब इसको देखकर आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी बड़ी है या बराबर है? एनी आंसर? Raise your hand. मोहम्मद अदनान, यस। सर 2 log n ग्रेटर है। 2 log n बड़ा है, देखने में तो ऐसे ही लग रहा है, लेकिन एसिम्प्टोटिक टाइम कंपैरिजन में हम ये देखते हैं कि क्या वो कंटिन्यूअसली बड़ा हो रहा है या नहीं। अगर वो हमेशा बाय अ फैक्टर ऑफ 2 ही बड़ा है, यानी कि एक कांस्टेंट फैक्टर ही के तौर पे बड़ा है, तो एसिम्प्टोटिक टाइम कंपैरिजन में हम कहते हैं बोथ आर इक्वल। एसिम्प्टोटिक टाइम कंपैरिजन में बोथ आर इक्वल। एक कंप्यूटर, क्यों हम ऐसा कहते हैं? एसिम्प्टोटिक टाइम कंपैरिजन का बुनियादी मकसद किसी कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मालूम करना है, यानी कि किसी प्रोग्रामिंग का कोई कोड लिखा हुआ है, वो कंप्यूटर पे चलकर कितना टाइम लेगा। अगर एक कोड हमारे पास लिखा हुआ है जो कि लेट्स से 1000 क्लॉक साइकिल लेता है और एक कोड है वो 2000 क्लॉक साइकिल लेता है, इसका मतलब है दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम लेंगे कंप्यूटर पे चलने में, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कंप्यूटर पे चलने में टाइम सेम लगेगा। So if it is a constant factor, the factor is same, you will say both are equal. If this factor is increasing continuously, then you will say that one term जो कि numerator में है, this term is bigger. If this factor is decreasing continuously, then you will say one term is bigger, lesser. तो ये समझ आ गई बात? इसमें अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। सीआर्स, ये आवाज और वीडियो और लेक्चर समझ आ रहा है सारा? जी सर, आवाज भी क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है। Okay, that sounds good. Okay, so we are doing it. Okay, coming back to that assignment, let me finish with that first. तो हमारा ये काम बड़ा सॉल्व हुआ और हमने इसको देखा। log n और n raised to power 0.5, इसमें कौन सा बड़ा है? ये तो हम अभी देख चुके हैं। Which one is bigger? log base 2n, n raised to power 0.1, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? हाथ खड़ा करें और बताएं। जुनेद, जुनेद किधर है भाई? जुनेद आप अक्सर जवाब दे रहे थे, अब क्या हो गया आपको? जुनेद के अलावा तो मेरे ख्याल में कोई भी जवाब नहीं दे। उसामा, यस उसामा, आप बताइए। सर 0.1 वाला बड़ा है। यस, n raised to 0.1 is bigger. It's simple answer. आप तमाम लोग पार्टिसिपेट करें। गुड इंटरेक्टिव लेक्चर इज ऑलवेज बेटर। जहां समझना है वहां पर जितना मर्जी पूछें, बार बार पूछें। आई वांट कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें, तभी लेक्चर ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता है और उसमें मजा आता है। n क्यूब और 3 raised to power n, इसमें से कौन सा बड़ा है? शिफा, यस। सर n क्यूब। n क्यूब। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? इसमें से 3 raised to power n ना सिर्फ बड़ा है बल्कि बहुत ही बड़ा है। 3 raised to power n is exponential.
इज ह्यूज। आपको याद होगा कि मैंने एक्सपोनेंशियल एक एल्गोरिदम लिखा था शुरू में, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हमने कहा कि जी इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो एक्सपोनेंशियल है, और एक एल्गोरिदम, वही एल्गोरिदम किसी और प्रोग्रामर ने लिखा था और उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी पॉलिनोमियल थी, और फिर हमने दोनों को रन किया और हमें पता चला कि जिस एल्गोरिदम की टाइम कम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल है उस पे n की हायर वैल्यूज पे, यानी n की हायर भी क्या 30, 40, 50 वैल्यू पर नॉर्मली दुनिया के बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर पर भी वो एल्गोरिदम चलने में कई अरब साल लगाता है। यानी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसके मुताबिक एक फैक्टोरियल निकालने का वो एल्गोरिदम जो एक्सपोनेंशियल था वो 30 बिलियन ईयर्स, 30 अरब, 32 बिलियन ईयर्स, 32 अरब साल ले रहा था, और जो एक्सपोनेंशियल एल्गोरिदम था वो यही काम सिर्फ लेस देन अ सेकंड में कर रहा था। और हमने जो पॉलिनोमियल एल्गोरिदम था, वो एल्गोरिदम जो पॉलिनोमियल टाइम में चलता था, उसको हमने एक इंतहाई आम पुराने कंप्यूटर पे चलाया तो उसने लेस देन वन सेकंड में वो कंप्यूट कर दिया। वही एल्गोरिदम जब किसी बैड प्रोग्रामर ने लिखा, जब किसी इनएफिशिएंट प्रोग्रामर ने लिखा और उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल आई, और फिर हमने उसको दुनिया के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर पे चलाया, तो उसने 32 अरब साल लिए। और ये न्यूमेरिकल हमने लेक्चर के जो शुरू के लेक्चर थे उनमें करके आपको कंप्यूट करके दिखाया था। तो 3n ना सिर्फ बड़ा है बल्कि बेइंतहा बड़ा है। यानी इसको अगर हम कंप्यूट करें तो अगर इफ यू वांट तो मैं इसको आपको करके दिखाऊं। जी सर, करके दिखा दो। ओके, सो लेट्स डू इट। ये देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 raised to power n, 3 की पावर n है, 3 की पावर n है, और ये है n क्यूब था, n स्क्वायर था, n क्यूब सर। n क्यूब। अब देखते हैं क्या होता है। 3n का मतलब है कि यहाँ पर हमने पावर का फंक्शन लगाया, पावर में जो नंबर था वो हमने लिया 3, और उसकी पावर जो हमने ली है वो है हमारी n। 2, सिंपल। और यहाँ पर हमने क्या करना है, a2 मल्टीप्लाई बाय a2, वही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ही है। तो जब जी हमने सर। 1 का n क्यूब लिया तो 1 आ गया, 3 आया। अच्छा, ये 1 पर बड़ा, देखिए अभी जवाब 3 और 1 में सिर्फ 2 का फर्क है, ऐसे ही। जब हमने यस सर। n की वैल्यू 2 ली तो ये जवाब क्या आया, 9, और ये क्या आया, 8। लेकिन ज्यादा फर्क नहीं है, ऐसे ही। जब हमने वैल्यू 3 ली तो ये देखिए, ये क्या आया, 37, ये क्या आया, 37। ज्यादा फर्क नहीं है, ऐसे ही। यस सर। अब हम 4 लेते हैं, अब देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है, 64। थोड़ा सा फर्क आया लेकिन अभी भी ज्यादा फर्क नहीं है, राइट। लेट्स से मैं 10 लेता हूँ, ये देखिए 5, 9, 60,000 या 1,000, एकदम से कितना फर्क आया। अच्छा चले, एक मिनट, यहाँ पर हमने जो है डिवाइड जो हम कर रहे हैं वो हम करेंगे B2 को C2 से। अच्छा, अब यानी कि 59 गुना बड़ा है पहला नंबर। अच्छा, यहाँ पर मैं 20 लेता हूँ, कितना बड़ा फर्क है, 3 रेज़ टू इतना बड़ा नंबर। यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 3 अरब, 48 करोड़, इतना बड़ा नंबर। 3 बिलियन, 48 करोड़, इट्स अ बिग नंबर। दिस इज जस्ट 8,000। एकदम से एक्सपोनेंशियल इतना बड़ा हो जाता है कि यू कांट इमेजिन। यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू 100 डाल दूं तो शायद एक्सेल भी कंप्यूट करने में मुश्किल हो। ये देखें, ये देखें, ये इतना बड़ा नंबर है कि यू कांट थिंक, इट्स अ ह्यूज नंबर। यानी ये है 5 के आगे 47 जीरो लगे हुए। 5 के आगे कितने जीरो लगे हुए,
470, ये कुछ भी नहीं, ये देखिए कितना बड़ा, कितने टाइम्स बड़ा है। तो एक्सपोनेंशियल इफेक्ट जब भी आता है, एक्सपोनेंशियल इज अ ह्यूज नंबर। आपको पता है कोरोना जो है वो खतरनाक बीमारी क्यों है? सर क्योंकि कोरोना वो एक्सपोनेंशियली स्प्रेड होता है। यस, कोरोना सिर्फ खतरनाक बीमारी इसलिए है कि वो एक्सपोनेंशियली फैलता है। अगर वो एक्सपोनेंशियली ना फैलता, पॉलिनोमियली फैलता, तो मसला नहीं था। ये देखिए एक बंदे को हुआ, एक से कितने बंदों को हुआ? 10 बंदों को, तो कितने लोग हो गए? पहले एक थे, फिर 10, फिर इसमें से एक ने 10 को फैलाया, 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 तो कितने लोग हो गए? 100। और उसके बाद इन्होंने आगे 10-10 को फैलाया, तो कितने लोग हो गए? 1000। और उन्होंने 10 को फैलाया, तो कितने लोग हो गए? 10,000। उन्होंने आगे सिर्फ 10-10 को फैलाया, हर बंदे ने, हर एक बंदे ने अगले 10 को फैलाया, तो कितना हो गया? कितना हो गया? 1 लाख। उसने आगे 10 को फैलाया, तो कितना हो गया? 10 लाख। उसने आगे हर बंदे ने 10-10 को फैलाया, तो कितना हो गया? 1 करोड़। और उसने आगे 10-10 को फैलाया, तो कितना हो गया? 10 करोड़। और 10 करोड़ बंदों को पाकिस्तान में फैल जाए, और कितने दिनों में? पहले दिन एक बंदे को था, वो 10 लोगों से मिला, अगले दिन 10 लोगों को हो गया। वो अगले 10 से मिला, अगले दिन 100 को हो गया। 100 लोग अगले 10-10 लोगों से मिले, तो 1000 लोगों को हो गया। 1000 लोग अगले 10-10 लोगों से मिले, तो 10,000 लोगों को हो गया। 10,000 लोग अगले 10-10 से मिले, अगले ही दिन 1 लाख हो गया। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिनों में आधा पाकिस्तान गया। 9 दिनों में 10 करोड़ लोग गए। और उससे अगले दिन 100 करोड़, 1 अरब गया। 1 अरब, और पूरी दुनिया की आबादी कितनी है? 6 या 7 अरब। 1 अरब गया। इसलिए क्या किया जाता है? इसलिए क्या करते हैं? इसलिए पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने इंटेलिजेंट फार्मूला क्या लगाया कि जब 10 लोगों को फैल रहा है, 100 को फैला है, एकदम से लॉकडाउन कर दो। लॉकडाउन की वजह से ये 100 लोगों को जो फैला है, 100 में से 50 लोगों को कोरोना खत्म हो जाएगा, फिर वो लोगों से मिलेंगे, तो आगे एक्सपोनेंशियल इफेक्ट नहीं आएगा। आर यू गेटिंग इट? यस सर। Yes, sir. यानी अगर इन 100 में से 50 को क्वारंटाइन कर दें, या ये सारे के सारे लॉकडाउन हो जाए, तो ये काफी अरसे तक बाकी लोगों में नहीं फैलेगा। अगर बाकी लोगों में नहीं फैलेगा, उस वक्त तक इनमें से मेजोरिटी ठीक हो जाएगी। जब इनमें से मेजोरिटी ठीक हो जाएगी, तो फिर जब लॉकडाउन खत्म करेंगे, तो चंद लोगों तक ही पहुंचेगा, और 100 की बजाय यहाँ पे मैक्सिमम 200 लोग हो जाएंगे। ठीक है ना? लेकिन एक्सपोनेंशियल इफेक्ट नहीं आएगा। आर यू गेटिंग इट? सिर्फ Yes, sir. लॉकडाउन इसलिए लगाया जाता है कि एक्सपोनेंशियल इफेक्ट को खत्म किया जा सके। द ओनली वे टू पुट अ लॉकडाउन इज टू टेक केयर ऑफ द एक्सपोनेंशियल इफेक्ट, एंड दैट्स इट। The only way to apply the lockdown is to take care of the exponential effect, and that is it. Exponential effect, वो एल्गोरिदम जो एक्सपोनेंशियल टाइम कम्प्लेक्सिटी लेते हैं, वो दुनिया के किसी भी सुपर कंप्यूटर पे अभी तक रन नहीं हो पाते फॉर द हायर वैल्यूज ऑफ n। ठीक है? तो एल्गोरिदम के अंदर जो एल्गोरिदम के रिसर्चर्स हैं, उनकी एक बड़ी कोशिश ये रही है कि वो एल्गोरिदम्स जो एक्सपोनेंशियल टाइम लेते हैं, उनके टाइम को किसी तरह से पोलिनोमियल टाइम में कन्वर्ट कर दिया जाए। इसके लिए अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिदम बनाए गए, इसके लिए बहुत सारे और केसेस किए गए, ताकि हम ये काम अचीव कर सकें। few of the time this has been achieved, and most of the cases and many of the cases are left in which this is not achieved. So यहाँ पर हम आ गए n स्क्वायर n log बेस टू n। इनमें से कौन सा बड़ा है? n और n log n में से कौन सा बड़ा है? n log n। n स्क्वायर और n log n बेस टू n में से कौन सा बड़ा है? n स्क्वायर। n और log बेस टू 3 रेस टू n, इसमें कौन सा बड़ा है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? गिव अ ट्राई, रेज योर हैंड, गिव अ ट्राई। ट्राई जरूर किया करें। मोहम्मद समीर, यस। गलत हो जाए नो प्रॉब्लम, गलत करना बुरी बात नहीं है, ट्राई ना करना बुरी बात है। मोहम्मद समीर, यस।
सर दूसरा वाला जो log के base 2 और 3 to the n power of n, ये बड़ा होगा। yes, okay. Anyone else? Shifa? जी सर log 2 3 raised to power n. Okay. Adnan Zafar Bhatti? सर n ग्रेटर लग रहा है। n greater लग रहा है। Anyone else? Abu Bakr? n lesser है। n lesser है भाई, यानी कि 3 चॉइसेस थी, या ग्रेटर या लेसर या इक्वल। अब तक जितने भी लोगों ने जवाब दिया वो 2 चॉइसेस का जवाब दिया, ग्रेटर कहा या लेस किया, और एक्चुअली दोनों ही के जवाब गलत थे। एक्चुअली ये बराबर है। log base 2 3 raised to power n is actually equal to, apply the third law of logarithm। ये जो n है ये पावर में है, तो ये n इधर चला जाएगा। दिस इज इक्वल टू n log base n log base 2n। log base 2 3 ये किसके बराबर है? दिस इज अ कांस्टेंट। log base 2 3 इज अ कांस्टेंट, मे बी 2 raised to power समथिंग समथिंग के बराबर हो। तो अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को तो वैसे भी खत्म कर सकते हैं। तो दिस इज cn, यानी log base 2 3 somehow किसी c के बराबर होगा। क्या क्या जवाब आता है log base 2 3 का? अभी चेक कर लेते हैं। अभी हमने निकाला हुआ ये एक्सेल फाइल में, तो लेट मी डू इट। log base 2 n, so this is यहाँ पर अगर मैं 3 पुट करूं तो 1.58, तो जवाब आ जाएगा 1.58 एंड दैट इज द आंसर। सो दिस इज 1.58 मल्टीप्लाई बाय n। 1.58 n का थीटा क्या है? n, और n का थीटा भी n ही होता है, तो जवाब क्या आएगा? इक्वल 1.58 n इज इक्वल टू थीटा ऑफ n। ये बात समझ आती है? आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर्स में हमने ये बात स्टैब्लिश की थी कि यहाँ पर अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो c ऑफ n इज इक्वल टू थीटा ऑफ n। लेट मी शो यू द स्लाइड। ये स्लाइड आपको नजर आ रही है? नो सर। ओके, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। अब मुझे बताइएगा जब ना आए। ये देखें, आ गई नजर? No sir. ओके ओके ओके, फिर लोडिंग आ रही है। लोडिंग आ रही है। ओके गुड, लोडिंग आ रही है तो आ जाएगी, और अगर नहीं आएगी तो हम इसको शेयर करके ले आएंगे, डोंट वरी। अब तो आई ही होगी। अभी वो हमने पढ़ा था कि जो थीटा ऑफ n होता है वो एग्जैक्ट होता है और वो c ऑफ n के बराबर होता है। c of n belongs to theta of n। c of n belongs to theta of n। और c का क्या मतलब है? c की क्या मतलब है? c की वैल्यू 1 भी हो सकती है, यानी कि 1n belongs to theta of n। c की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 2n belongs to theta of n। c की वैल्यू 10 भी हो सकती है, 10n belongs to theta of n। c की वैल्यू 1.58 भी हो सकती है, 1.58 belongs to 1.58n belongs to theta of n। तो ये तमाम वैल्यू c की मुमकिन है। ये स्लाइड नजर आ रही है, लेक्चर स्लाइड आपको? यस सर। आ रही है। आ रही है नजर? तो देखिए ये c जो है, cn belongs to theta of n। इसका मतलब है कि c की वैल्यू अगर हम 1.58 दे दें तो 1.58 belongs to n belongs to theta of n। 1.58 n belongs to theta of n and that is the correct answer। तो अगर मैं गौर करूं तो 1.58 n belongs to theta of n। तो अगर हम वापस स्लाइड उसी स्लाइड पर आ जाते हैं, ये वर्ड की फाइल पे आ जाते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास मौजूद थी, जो हम शेयर कर रहे थे, कहाँ चलेगी? सो दिस इज, तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो 1.5 n belongs to theta of n, n also belongs to theta of n। इसका मतलब है both are, these both are
इक्वल। इक्वल। तो आप में से 3-4 लोगों ने ग्रेटर कहा, 3-4 लोगों ने लेसर कहा, तो और तीसरी ऑप्शन इक्वल की थी, वो बहरहाल किसी ने नहीं की। एनी हाउ आगे चलते हैं। इसका थीटा निकालना है तो आप क्या करेंगे, पहले इसका बिग ओ निकालेंगे, फिर उसके बाद इसका ओमेगा निकालेंगे, एंड देन यू विल फाइंड थीटा एंड यू विल गेट द आंसर। यहां तक सही है जी? उसके बाद हमारे पास Yes, sir. यहाँ पर 6n³ + 7n² + 5 अंडर रूट है। तो याद रखिए जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आप इस तरह से सॉल्व करेंगे कि आप इसमें ब्रैकेट डाल लें और यही जो पोलिनोमियल है इसके अंदर उसको लिख लें। ये पोलिनोमियल आप, मैं इस तरह से लिख देता हूँ, बल्कि यहाँ पर मैं वो इक्वेशन डाल देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे इक्वेशन डाली और यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट्स डाली और यहाँ पर मैंने उसका नाम इक्वल टू ये डाला 6n³। अंडर रूट का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है? 1.5 या 0.5? सर 1/2 1/2। 1/2 का मतलब है 0.5। तो मैं इस तरह अगर लिख दूं, इसका मतलब है ये वाली टर्म और ऊपर वाली टर्म इक्वल हो गई। यहां तक सही है? यहां तक सही है? यस सर। अब आगे हमने क्या करना है, अब हम ये जो पावर है इसको सॉल्व करने की कोशिश बिल्कुल मत करें। इसके अंदर जो पोलिनोमियल है लेस देन, पहले बिगो निकाल रहे हैं। बिगो में हमने, हमारे पास जो है वो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू। तो लेस देन इक्वल टू में बिल्कुल उसी तरह समझ लें ये पावर है ही नहीं। अगर ये पावर अगर होती ही ना तो हम क्या करते हैं, ये 6n³ 7n² लिखते हैं प्लस 5 की जगह क्या लिख देते, 5 की जगह यहाँ पर n लिख देते, ऐसे ही 5 की जगह n² लिख देते। तो यहाँ पर जो हमने n² है, यहाँ पर 5 की जगह पे n² आ जाता और 0.5 जो हमारे पास था वो यहाँ पर एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। तो दिस 0.5 विल रिमेन देयर। ये समझ आ रही है आपको? ये कर लेंगे आप लोग इस तरह से, यू वुड बी एबल टू डू दैट। इट्स गोइंग टू बी सिंपल लाइक दिस, दिस इज दिस। अब अगर मैं 5 की जगह पर यहाँ पर n² लिख देता हूँ जो कि यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, तो दिस इज n²। बिल्कुल आपने उसी तरह करना है जिस तरह हमने वो पोलिनोमियल सॉल्व किया था। बिल्कुल हमने उसी तरह करना है जैसे हमने वो पोलिनोमियल सॉल्व किया था। तो वो पोलिनोमियल हमने ऐसे ही सॉल्व किया था ना कि हम इसको सॉल्व करते जाते थे, आगे आते जाते। लास्ट लेक्चर की जो आपको मैंने बताया था उसको आप रिकॉल कर लें, सोच लें। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू दिस 6n³ + 8n²। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बिल्कुल ये आ गया। और इसी तरह हम इसको सॉल्व करते जाएंगे जैसे पोलिनोमियल सॉल्व होता जाता है। मैं अगला स्टेप भी आपको कर देता हूं ताकि यू रिमेन कंफर्टेबल। ओके, सो दिस इज इक्वल टू दिस और यहाँ पर फिर हम इसको पूरे को कॉपी कर लेते हैं। और ये सारी असाइनमेंट आपने हैंड रिटन करनी है ताकि एक बार आप हाथ से इसको गुजार सके। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं n³ लिख दूंगा, बस सिंपल। और अब क्या करूंगा मैं, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 7n³। राइट? एंड 7 और 7 के ऊपर 0.5 पावर है, वो तो कांस्टेंट ही हो जाएगी, राइट? 7 पावर 0.5 जो है समथिंग क्या आ जाएगा जवाब उसका, 2 पॉइंट समथिंग, राइट? 7 रेज़ टू पावर 0.5 क्या जवाब आता है, कौन बताएगा?
7 रेस टू पावर 0.5 क्या जवाब आता है? एक्सेल में हम चेक कर लेते हैं, जो हमने हाँ वहाँ लिखा था उसी में हम उसको ज्यादा आसानी से चेक कर सकते हैं। So this is 0.5. 2.64 सर। 2.64 good. So this is 2.64. आगे n की पावर 3 है और उसके ऊपर 0.5 है। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 क्या जवाब आएगा? n की पावर क्या हो जाएगी? 3.5। n की पावर क्या हो जाएगी? n की पावर क्या हो जाएगी? कौन बताएगा भाई? 1.5। 3 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 जवाब आएगा, तो n की पावर 0.5 हो जाएगी। अच्छा, ये 2.64 इज एक्चुअली अ कांस्टेंट c, n रेज़ टू पावर 1.5। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि दिस होल टर्म इज लेसर देन and this is less than equal to 2.64 n raised to power 1.5, and it means that this belongs to theta of इसका मतलब है this belongs to theta of what? N raised to power, sorry, this belongs to big O of n raised to power 0.5, ऐसे ही है? इसी तरह से आप इसका ओमेगा निकाल लेंगे, वो भी n रेज़ टू पावर 1.5 आ जाएगा, और फिर आप कह सकते हैं कि इसका थीटा भी n रेज़ टू पावर 1.5 है। यहां तक अगर कोई सवाल है तो पूछ ले, इट्स वेरी सिंपल। बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमने पिछले लेक्चर में सवाल किया था, सिर्फ हमने जो पावर है उसकी वो हमने यहाँ पे लिख दी है। पावर के बाद आपने पोलिनोमियल को बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है, समझ लिया पावर है ही नहीं, एंड पे पावर को ऐसे ही डालते हैं, एंड पे पावर उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और बिग ओ निकल आएगा, इसी तरह से ओमेगा निकल आएगा, एंड दैट इज सो सिंपल। अगर हम अगले सवाल पर आते हैं, 2n raised to power 0.8 plus 7 log raised to 3n raised to power 0.4, इसमें से आप देख लें सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, उसके बाद यू हैव टू रिटेन दैट टर्म, और जो छोटी टर्म है उसको रिप्लेस कर दें उस बड़ी टर्म से। तो आप log बेस 3n रेज़ टू पावर 4 है, 4 इधर आ जाएगा, आप उसको सॉल्व करें, यू कैन डू इट, इट्स वेरी सिंपल। अगला सवाल देखें, अगले सवाल में भी देखें, इसमें से देख लें कौन सी बड़ी टर्म है कौन सी छोटी टर्म है, एंड देन यू फर्स्ट ऑफ ऑल सॉर्ट द पोलिनोमियल इन द ऑर्डर ऑफ इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बड़ी टर्म इसमें मुझे ये वाली लग रही है, तो ये टर्म पहले लिखें, फिर ये लिखें, फिर सॉल्व करते जाएं, बिग ओ निकालें, ओमेगा निकालें, एंड देन फाइंड थीटा, तो आपको बड़े आराम से इसका जवाब मिल जाएगा। इससे नीचे आते हैं, 5 log बेस 2n स्क्वायर प्लस 3n, और उसके बाद पूरा का पूरी ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है 3n से। सो ये पूरी टर्म 3n से मल्टीप्लाई हो रही है, सो दिस 3n ये बाहर इधर आ जाएगा, तो इट वुड बी n log n स्क्वायर प्लस 3n। ये जो n स्क्वायर प्लस 3 है ना, इसको बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप पोलिनोमियल को सॉल्व करते आ रहे हैं, इसको बिल्कुल आपने उसी तरह से सॉल्व करना है, एंड देन यू कीप ऑन सॉल्विंग, फिर लॉग रह जाएगा लॉग, और 3n रह जाएगा, 3 इज अ कांस्टेंट, तो इसका अल्टीमेट जवाब n log n है। स्टेप्स आपने पूरे शो करने हैं। ये है सवाल, इसको सॉल्व करें, बहुत ही सिंपल है, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये है, इसमें सबसे पहले आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लें, ये टर्म बड़ी है ये पहले आ जाएगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर इसका बिग ओ और ओमेगा निकाल लें, एंड देन यू कैन सॉल्व इट। इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले इस पोलिनोमियल को सॉल्व करें, उसके बाद फिर आप इस पोलिनोमियल को सॉल्व करें, उसके बाद फिर इसकी जो स्क्वायर है, अल्टीमेटली यू विल गेट द आंसर। तो इसको देखने से मुझे
लग रहा है कि इसका आंसर log n होल स्क्वायर होगा. So you solve it and the steps are missing. So you have to show all the steps. Every step has the marks. 3 raised to power n plus 5. इसमें देखिए 3 raised to power n को अलग कर लें, multiply by 3 raised to power 5 आ जाएगा. This is the hint for the question. The rest is very simple. इसमें देखिए यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम लगेगा और आपकी ये जो 91 n plus 3 है ये इधर आ जाएगी. उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे. इट्स वेरी सिंपल. ये आखिरी सवाल है. जो सवाल है वही इसका जवाब है. तो कुछ के मैंने आपको हिंट्स दे दिए. ये है, इसको आपको मैं हिंट ऑलरेडी पिछले सवाल में दे चुका हूँ. सेम थिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें और इसको सॉल्व करें. काफी हद तक मैंने आपको हिंट दे दिए, कुछ के जवाब भी बता दिए ताकि आप उसके स्टेप्स को करें और उस जवाब तक पहुंच जाएं और वो सारे स्टेप मुझे शो करें. यहां तक सबको क्लियर हो गया? कोई सवाल है तो पूछ लें. सीआर्स, नो सर. एवरीथिंग इज क्लियर? ठीक है जी, जी, सर. लेक्चर क्लियर. हम यहाँ से अब जी शादेब, कोई सवाल है? यस सर, मेरी अटेंडेंस नहीं लगी थी. जी, मैंने जूम से इस वक्त अटेंडेंस लगा दी है. आपकी मैंने लगा दी है अटेंडेंस. सो इट शुड बी फाइन. ओके, यस सर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. सर हम लीव कर सकते हैं? यस यस.